हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करते हो सब अच्छा होगा। आज हम लोग इस क्रैश कोर्स के एक नए चैप्टर जो हमारा मैथमेटिक्स है उसका क्लास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्लास करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो कोर्सेज है वो आपका 40 to 50 डेज में ये कोर्सेज जो है कंप्लीट कराए जाएंगे, साइंस मैथ के खास करके। वैसे कैंडिडेट को ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है। और साथ ही जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, जो क्लासेस मिलेगा, आप कंप्लीट वीडियो देखिए विदाउट स्किप करते हुए। रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि आपको वीडियो में जैसे आप साइंस की वीडियो देखोगे तो आपको एक परफेक्ट नोट्स की तरह दिखाई देगा। कंसेप्ट के साथ साथ एक परफेक्ट नोट्स की तरह भी आपको दिखाई देगा। और ये नोट्स क्या है? जो नोट्स नहीं बनाए हैं आप वहां से वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो, राइट? तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं बच्चों। क्या शुरू करेंगे? वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या को सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को दो मेन पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? दो मेन प्रमुख भाग में बांटा गया है, जो आप लोगों को पढ़ना भी है ना। फर्स्ट वन इज परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहां से क्वेश्चन भी डायरेक्ट आती है, इसलिए आप हर कंसेप्ट को बारीकी से समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या को दो मेन भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे क्यू क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। और जहां पे क्यू और पी क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पी एंड क्यू क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। जब पूर्णांक हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि परिमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी भिन्न के रूप में बात करें तो पी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अंश बोलते हैं सर। और क्यू को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यानी हर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जीरो हो जाता है तो पूरी की पूरी हमारा जो, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये संख्या डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा। जैसे हम एग्जाम्पल पहचानने के लिए बात करें तो क्या होगा? जैसे एक क्या है? परिमेय संख्या है, एकदम है सर। रूट, ये क्या बोलते हैं, 1/2 परिमेय संख्या है, एकदम है सर। -3 परिमेय संख्या है, एकदम है। 5 परिमेय संख्या है, एकदम है। 0.5 परिमेय संख्या है, एकदम है। तो मतलब परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब आता है, थोड़ा सा हम लोग दोनों में अंतर समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? तो अपरिमेय संख्या हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। अपरिमेय संख्या कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में, है ना, क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, है ना। दूसरा कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। जिसका पूर्ण वर्गमूल, जैसे √3। क्या √3 का पूर्ण वर्गमूल है? नहीं है। वर्गमूल तो होता है लेकिन दशमलव में होता है। पूर्ण वर्गमूल का मतलब होता है जो हम संख्या, गिनती की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में, है ना। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल इस टाइप से आता हो, जैसे हम बात करते हैं कि 4, √4 का वर्गमूल कितना? 2। तो यह एक पूर्ण वर्गमूल है, लेकिन यह पूर्ण वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल तो हर एक संख्या का निकलता है, परंतु पूर्ण वर्गमूल की बात होती है, यानी जो पूर्ण वर्गमूल नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तीसरा क्या है? अब दशमलव की बात करते हैं, तो कहता है कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दशमलव, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कितने प्रकार के सर? शांत और अशांत। तो अशांत दशमलव में, है ना, जो अशांत अनावर्ती होते हैं,
आवर्ती और एक अनावर्ती होते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती होते हैं ना, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे कोई लिखा कि 2.5, क्या 2.5 परिमेय संख्या है? हाँ है सर। तो 2 पॉइंट है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0.33333। देखिए सर, ये तो अशांत दशमलव है। क्या ये आसान? तो क्या परिमेय संख्या होगा? हम बोले कि हाँ एकदम होगा। अब तुम बोले कि सर ये कैसे होगा? भाई देख, मैंने क्या बताया कि दशमलव में दो प्रकार के, कितना कितना, शांत और अशांत दशमलव। तो देयर टू काइंड्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल कितने होते हैं? दो प्रकार के, शांत और अशांत। देखो, एक्चुअली ये क्रैश कोर्स है, तो आप लोगों को हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर सिलेबस जो है आप लोगों की कंप्लीट उस टाइम फ्रेम में नहीं हो पाएगा। परंतु जो बेसिक नॉलेज है ना, मैं उतना बता रहा हूँ कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब कहीं भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि शांत और अशांत दशमलव। तो जो अशांत में, जैसे हम बात करें, शांत का मतलब क्या? शांत का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक में दो से भाग दिया तो क्या आंसर? 0.5। यानी जो डेसिमल के बाद भी कट जाता है संख्या, उसे कहते हैं शांत दशमलव। लेकिन वैसी संख्या जो जैसे एक में तीन से भाग दोगे तो दशमलव के बाद भी है ना, कभी रुकेगा नहीं, कटेगा नहीं, पूर्णतः नहीं कटता है। दशमलव के बाद भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो यह एक टाइप से अशांत हो गया। अब अशांत में जब दशमलव के बाद, दशमलव के बाद ध्यान सुनना, एक पैटर्न को फॉलो करता हूं, जैसे क्या है 0.333। देखो यहाँ पे क्या है, थ्री क्या कर रहा है, थ्री क्या हो रहा है यहाँ पे, बार बार थ्री जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, हाँ सर एकदम कर रहा है। तो 0.33 रिपीट कर रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग, या 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यानी ये क्या शो कर रहा है भैया, कि सर ये आसान तो है लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो अपर में कैसा होगा सर? तो अपर के जैसे हम लिख दें कि 1.253102589, ऐसे देखो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? दशमलव के बाद कोई पैटर्न है? नहीं है। तो इस टाइप से जो अशांत दशमलव होते हैं उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को याद करने के लिए सबसे बेसिक चीज है कि तीन चीज याद रखो। नंबर वन, कि वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी, दूसरा क्या है, नंबर टू, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। तीसरा क्या है, अशांत अनावर्ती, यानी जिस वैसे अशांत दशमलव जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है सर, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय को छोड़ के, ये जो तीन कैरेक्टर बताए आपको, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जब हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं, है ना, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या सबको एक साथ लिखेंगे, एक साथ जब लिखते हैं, तो वह कहलाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय की कहानी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखो ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, किसकी? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो परिमेय अपरिमेय का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारे कहता है कि जो परिमेय और अपरिमेय का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि एक अपरिमेय तथा परिमेय और अपरिमेय संख्या, यदि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं, यानी उसका योग या अंतर घटाते हैं, तो एक अपरिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या। यानी मान लीजिए ये हमारा एक परिमेय संख्या है और इसमें से एक अपरिमेय को घटा दिए, या परिमेय में से परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दिए, तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा सर? अपरिमेय मिलेगा, है ना। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, योग या घटाव, दोनों क्या होते हैं? एक अपरिमेय संख्या देती है। दूसरा तथ्य क्या है कि एक अशून्य, है ना, परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अशून्य का मतलब होता है जो जीरो नहीं हो। जैसे जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है,
लेकिन इसको यदि हम √3 से गुना करें, देखो ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। जब दोनों का गुना करेंगे तो जीरो, यानी जीरो बन गया परिमेय। तो इसलिए कहा गया कि अशून्य, जो शून्य नहीं होगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे सब क्या होता है, जीरो हो जाता है। कहता है कि वैसी एक क्या अशून्य, यानी कोई जो शून्य नहीं हो, तो परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना तथा उनकी भाग हमेशा जैसे √3/2 लिखें या 2/√3 लिखें। तो देखो, परिमेय और परिमेय का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है सर। अरे टेंशन नहीं लेने क्यों, जब माधव भैया यहाँ पे तो फिर टेंशन किस बात की है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड में तो तुम लोग फार को लिखोगे। चलो दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट अगला चीज कहता है कि भाई यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाएं, जोड़े घटाए भाग दे या गुना करे, चारों चीजें, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्याओं का गुना, दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग, है ना, करने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्या मिल सकती है। सर कैसे बताओ, दोनों मिल सकती है, लेकिन कैसे सर, कैसे भैया, मुझे तो पता ही नहीं, आप तो बोल दिए। देख लो भाई, क्या बोला मैंने कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ √3 + √5, ये क्या होगा, अपरिमेय, है ना, और √3 है ना, -√3 कितना हो गया बच्चा, जीरो, परिमेय। इसलिए बोला कि दो अपरिमेय संख्याएं का जोड़, घटाव, गुना या भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्लियर है। चलो इस सबको हम छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस टॉपिक का, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, फिर और भी चीज है इसमें आगे पढ़ेंगे, यह है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, है ना, अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज दैट कि एवरी नंबर्स हैव अ फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर, क्या बोलता है, प्राइम फैक्टर, यानी हम प्रत्येक नंबर को, जो भी नंबर है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 6, 6 क्या है, 6 क्या अभाज्य है ना, क्या है जी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या है, जिसमें 2 से या किसी संख्या से भाग देंगे, है ना, तो वो कट जाता है, जिसका 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, है ना। आप लोग को पता होगा बच्चा, किस किस को पता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसका केवल, केवल दो गुणनखंड होता है। कितना, दो गुणनखंड होता है, यानी दो संख्याओं से भाग देने पर कटती है, और वो क्या है, एक और खुद, है ना, इसको हम सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ। यानी हम बात करते हैं 7 की, तो 7 में देखो एक का, 7 का गुणनखंड क्या है, 1 × 7। क्या और भी कोई संख्या है, नहीं, यानी एक को हम 7 से भाग, 7 में 1 से भाग देते हैं, 7 × 7 कट गया, फिर 7 से 7 में भाग देते हैं। तो 7 क्या है कि एक और स्वयं से ही कटता है, यानी उसका गुणनखंड भी एक और स्वयं ही होगा, है ना। यहाँ हम बात करते हैं 9 का, तो 9 का देखो, 9 किससे कटता है, एक से भी कटेगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 से भी कटा, और 9 में 9 से भाग देने पे 9 से भी कट गया। यानी 9 में क्या हो रहा है कि 1 से भाग देते हैं फिर भी कटता है, 3 से भाग देते हैं फिर भी कटता है, 9 से भाग देते हैं फिर भी कटता है। यानी इस 9 के पास 3 गुणनखंड है, 1, 3 और 9। यानी कहता है कि वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और खुद से कटता हो, है ना, कटता कौन है, उसकी गुणनखंड ही काटता है। यानी वैसी संख्या जिसकी केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, कौन कौन, एक और खुद होता है ना, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, क्या 21 होगा, कौन बेटा 21 होगा, अरे बेवकूफ, 21 कैसे हो जाएगा, 21 तो 3, 7 से भी कटता है, 21 नहीं होगा, क्या होगा भाई साहब, 23 होगा सर। इसके बाद कितना होगा,
29 होगा सर। तो ये सब अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का, पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, तो 2। और ये भी पूछ सकता है कि क्या कोई अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है, तो होता है, केवल एक ही है सम संख्या 2 जो अभाज्य है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब का सब क्या है बच्चे, क्या है, विषम संख्या है। तो कहता है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि भाई जितने भी भाज्य संख्या है, यानी जो कटने वाले संख्या अभाज्य नहीं है, जो भाज्य संख्या है, जैसे हम लिखे 12, तो कहते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे ए को क्या लिखेंगे, ए गुने 3 है ना, क्या लिखेंगे जी, एक गुने दो दूनी 4 गुने 3, 4 तिया 12, देखो तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी 1 गुने 2 का स्क्वायर गुने 3, है ना। फिर बोलेगा सर 10 को लिखो, 10 क्या, 1 गुने 2 गुने 5, क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। एक तो गुणनखंड नहीं लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर 8 का दिखाओ, तो 8 का क्या, 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग एक अद्वितीय, है ना, यानी यूनिक, किसी का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा किसी से। प्रत्येक भाज्य का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग यानी अद्वितीय होता है। यही कहता है आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या का जब हम गुणनफल यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक अद्वितीय होगा। क्या होगा बच्चा, अद्वितीय होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना, कोई पूछ सकता है कि क्या एक कौन सी संख्या है, तो एक तो ना तो भाज्य संख्या है बच्चे, नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसी थ्योरम से एक चीज निकल के आया, एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट। क्या आया, फंडामेंटल थ्योरम, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो याद रखना, कहता है कि यदि कोई संख्या है ना, दो संख्याएं ए और बी है, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, ए और बी का कहता है कि गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके दोनों संख्याओं के एलसीएम और दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई दो संख्या आपको दिया हुआ है, कोई दो पूर्णांक संख्या है, कौन सी है भाई साहब, कहता है ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए उसके दोनों के गुणनफल दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है ना। और एलसीएम ऐसे कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग पता होगा, एलसीएम ऐसे हम लोग बचपन से भी याद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, सबको आता होगा। जैसे कोई बोले कि सर बताओ 4 और 6 का लघुत्तम, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, आप लोगों को पता होगा कि 4 को 2 से भाग दिए, फिर 2 को 1 से, 4 को क्या लिखे, 1 गुने 2 है ना, और 6 को कितना लिखेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, 2 से भाग दिए 3, है ना, फिर 3 से भाग दिए 1, तो 6 को क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 3। देखो सबसे पहले जो मिलता है उसको लिखते हैं, और फिर जो नहीं मिला उसको लिखो, और फिर जो नहीं मिला उसको लिखो, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 4 और 6 का लघुत्तम कितना, 12 हो गया। फिर एचसीएफ में क्या करते थे, ये तो हो गया एलसीएम बच्चे। एचसीएफ में क्या करते थे, आप लोग को याद होगा, एचसीएफ में क्या करते थे, बिल्कुल सही जो सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं सर, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है जो दोनों में मिल गया ना वही हमारा एचसीएफ होता है। तो क्या मिला, दो, तो क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। यानी हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 4 and 6 बराबर कितना, 2 सर। अब हमने क्या बताया कि देखो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्या कितना है, 4 और 6, तो 4 गुने 6 कितना होता है, और क्या करा है कि एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 12, एचसीएफ कितना आया, 2,
तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24, यानी 24 बराबर 24। LHS बराबर RHS। यानी क्या कहता है आधारभूत प्रमेय कि भैया हमें कोई भी दो संख्या दे दो, हम इस दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो निकालेंगे वो क्या होगा हमारा, क्या होगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? उसके गुणनफल के बराबर। जब एलसीएम और एचसीएफ गुणा करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव का और साथ में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, कोई भी टफ नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है तो माधव भैया है आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह है। चलो एक और क्वेश्चन है, कहता है कि इफ कोई संख्या है ना, कह रहा है कि बी यदि ए स्क्वायर को क्या करेगा, बी यदि ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर मतलब क्या, बी यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी तो कहता है कि भाई साहब बी किसको, ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ जहां पे क्या होता है, क्या होता है बताओ, यानी क्या बोले मैंने आपको क्या बताया कि यदि बी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो बी क्या होगा, ए को भी विभाजित करेगा। यानी हम बोलते हैं कि टू डिवाइड किया किसको, मान चलिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, हम क्या लिखे आप लोग बताओ, अरे बताओ जल्दी से भैया, नहीं बताओगे क्या, कोई तो बता दो संख्या, क्या नंबर नहीं बताओगे? देखो कह रहा है कि जहाँ पे बी क्या होता है बच्चे, बी होता है हमारा प्राइम नंबर। कह रहा है कोई नंबर प्राइम पी, चलो पी लिख देते हैं, आप लोगों ने बताओ। कहता है कोई यदि अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या के वर्ग को, जैसे यदि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यदि ए स्क्वायर कोई संख्या के वर्ग को, है ना, पूर्णतः विभाजित करती है या विभाजित करती है, काटती है, तो कहता है कि जो अभाज्य संख्या होगा वह किसको, ए को भी विभाजित करेगा। जैसे कोई अभाज्य संख्या मान लेते हैं 3 है और एक संख्या लेते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना, 36, यानी 3 से भाग देते हैं 36 में, तो क्या हो गया, 12 तिया 36 कट गया ना। तब करें कि ये 3 जो है इसको 6 को भी भाग देगा, तो 3 दूनी 6 देखो, यानी कोई भी अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या, तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये है, ये भी जो है हमारा क्या है, नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है। चलो अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस थ्योरम है, इस टॉपिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं बच्चा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड का भाग का नियम, यूक्लिड भाग का नियम बोलते हैं या यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं बच्चे, सर एल्गोरिथम, ठीक है ना, या इसी को बोला जाता है यूक्लिड भाग नियम। क्या बोलते हैं, भाग नियम। यानी अभी तक हमने आपको भी एक एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताए थे। वैसे बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है, मार मार के कोट कोट के ना, इतना थोड़ा लगता है ना, कोट कोट के बताया जाता है क्या कि भाई साहब फाइंड करो एचसीएफ, दो संख्या का क्या पता करना है, दोनों संख्या का क्या पता करो कि महत्तम समावर्तक। एचसीएफ का मतलब बच्चे हो महत्तम समावर्तक होता है। किस किस को पता नहीं है रे, हैं, 10th क्लास वाला क्या पता नहीं है, कोई बात नहीं, डोंट फियर, माधव भैया है तो फिर डरने की क्या बात है ना, डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ जो निकालते थे ना, किसके, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे अभी मैंने बताया कि 4 और 6 का क्या निकालो, एचसीएफ ज्ञात करो। तो कैसे कि 4 को भाई क्या लिखेंगे सर, 2 गुने 2 लिखेंगे, और 6 को क्या लिखेंगे सर, 2 गुने 3 लिखेंगे। तो पहले जो मिल गया, पहले क्या हुआ, जो मिल गया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, है ना। ऐसे मतलब क्या लिख ही देते हैं महत्तम समावर्तक, तो बोलोगे सर आप कुछ बतेबे नहीं किए, है ना। तो महत्तम समावर्तक क्या, जो मिल गया उसको लिख दो। अब ये नहीं मिला जोड़ा, इसको भी लिखेंगे, इसका भी जोड़ा नहीं मिला तो ये भी लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, सॉरी ये तो लघुत्तम समावर्तक हो गया ना। महत्तम निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, महत्तम तो क्या, जो जोड़ा मिल गया उसको लिख दो। तो इसका महत्तम कितना हो गया, 2 मिल गया।
तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या ज्ञात करते थे, महत्तम गुण। लेकिन अब यहाँ पे ना एक यूक्लिड साहब आ गया। देखो, जो भाग हम इंडियन है बचपन से सीखते आते हैं, क्या सीखते हैं बच्चा? सर क्या पता हमको, अरे देखो ना, देखो चलो एक कोई भी भाग नंबर बोलो, जैसे 15 है, कितना है? 15 है, 15। 15 में हम करते 2 से भाग देते हैं, कितना से भाग दिए? 2 से भाग दिए। तो 7 दूनी कितना? 14, कितना बचे? एक। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? सर शेषफल कहते हैं। अब याद नहीं है ना, तो मोटा लाठी से देख रहे हो कितना मोटा लाठी है, उससे पिटेंगे, बहुत बढ़िया से पिटाई करोगे तुम लोग। बचपन में पीट पीट के कूट कूट के पढ़ाया होगा। भाग का नियम क्या बोलता है? कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना, भागफल और जोड़ शेषफल। किस किस को याद नहीं है? किस किस को याद नहीं है? सबको याद होना चाहिए। सबको याद होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक का थ्योरम है, यूक्लिड का, यूक्लिड जी का, है ना। यूक्लिड एल्गोरिदम या यूक्लिड भाग का नियम से कहते हैं। क्यों नियम, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यूक्लिड के एल्गोरिदम को प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकाले। क्या निकाले? एचसीएफ ज्ञात करें। वैसा इसी नियम को यूक्लिड महोदय ने लिख के अपने नाम करवा लिया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यूक्लिड क्या था? एक मैथमेटिशियन था, जो ने इसी भाग को, नियम को इस तरह से लिख दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसे कहा यह यूक्लिड का एल्गोरिदम है, यूक्लिड का भाग का नियम है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या होता है, कहता है कि शेषफल जो होगा, शेषफल क्या होगा? शेषफल का मान हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु हमेशा भागफल किससे? परंतु हमेशा किससे? बताओ बताओ, किससे छोटा होगा बच्चा? भाजक से। किससे हो? भाजक से छोटा को। यानी हम बोले यहाँ पे कि कोई संख्या a है जिसने b से भाग दिए और हमको भागफल क्या मिला? q मिला और शेषफल r मिला, तो क्या लिखेंगे? a बराबर b गुने q प्लस r, जहाँ पे r का मान क्या कहता है? ये होगा, है ना। क्या होगा? क्योंकि देखो, यदि ये जो शेषफल है, शेषफल का मान हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। भाजक से जैसे जैसे यहाँ 3 होता है तो फिर भाग लगता है ना, इसीलिए शेषफल का मान हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। यानी इसी नियम को हम कहते हैं, यदि उस पूरे नियम को हम देख ले, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बट है ना, क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहां पर क्या होता है? जहां पर शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर, बराबर होगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे हम बात करें 8 में 2 से तुम भाग दो यार, 4 दूनी 8, देखो शेषफल 0 आ गया ना। तो 0 आने का मतलब पूर्णतः कट गया, यानी शेषफल 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से हमेशा छोटा होगा, होगा, है ना। यानी इसी नियम को हम अंक के रूप में लिखेंगे तो कहता है कि दो पूर्णांक, है ना, दो पूर्णांक a और b, है ना, जहाँ पे a b से बड़ा है और हम b से जब a में भाग देते हैं तो हमें भागफल q मिला और शेषफल r मिलता है, तब कहता है कि हम क्या लिखेंगे? a बराबर b गुने q प्लस r, जहाँ पे r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर, परंतु b से हमेशा छोटा होगा। इसी चीज को हमने शब्दों में लिख दिया। क्या क्या? इसी चीज को हमने शब्दों में लिख दिया। तो ये हो गया यूक्लिड महोदय का भाग का नियम। अब सर ये क्यों पढ़ रहे? भाग का नियम हम तो बचपन में पढ़ लिए भैया। भैया बचपन में तो पढ़ लियो, लेकिन अभी मेन टाइम है पढ़ने का, तो कैसे सर बताओ? तो इसलिए कि अब आपको जो एचसीएफ ज्ञात करना है आपकी बोर्ड परीक्षा में, गुणनखंड विधि तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में अब हुई ना बात,
भैया साथ में आपको बोल देगा कि ए लड़का, यूक्लिड का एल्गोरिथम लगाओ और एचसीएफ फाइंड करो। क्या बोलेगा? यूक्लिड का एल्गोरिथम लगाओ और एचसीएफ फाइंड करो। आज जब नहीं बना गए तो सही से हम कूटेंगे यहाँ पे, है ना? डंडा रखा हुआ है पीटने के लिए। तो करना क्या है कि हम इसी चीज को प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। अब यूक्लिड का एल्गोरिथम को यूज करके, उतना ही नहीं, यूक्लिड का एल्गोरिथम पे और भी क्वेश्चन आते हैं, है ना? अभी अब क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। यानी जो भी आपकी कंसेप्ट था यहाँ तक, थ्योरम का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए क्वेश्चन पे, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से शुभारंभ करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो तुम लोग डिस्प्ले पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना? अच्छा सा क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए एकदम बढ़िया से लेके आया। यदि नहीं बनाया ना तो बहुत पिटेगा, मैं डायरेक्ट सही में बोल रहा हूँ। इतना आसान क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है मतलब डायरेक्ट तुमसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो जरा कौन बताएगा मुझे भैया? कौन बताओगे तुम लोगों में से? कौन बताओगे? जल्दी बताओ। कोई बताया क्यों नहीं रे अभी तक? कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या। तो देखो पहला में क्या दिया है? रूट 10 है, यानी इसको क्या लिखेंगे तुम लोग? क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? सर नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन कट गया क्योंकि परिमेय के बारे में पूछ रहा है। देखो 24 का वर्गमूल होता है नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 35 का होता है वर्गमूल? सर नहीं होता है, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ। 121 का वर्गमूल कितना? सर 11। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। था हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो नीचे वाला दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 - √3 कितना है बच्चा? 2 - √3 है सर। हमने क्या अभी क्या बताया था कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ो घटाओ गुना भाग कुछ भी करो, यह हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। देखो तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, दोनों का घटाओ क्या? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है बच्चा? 15। दूसरा कितना है? 105। लघुत्तम समावर्तक यानी तुम्हारा एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15 और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 105। तो क्या पूछ रहा है? उनमें से एक संख्या दी हुई है, एक संख्या मान ली a बराबर 5। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी हम क्या एक फॉर्मूला बताए थे कि a गुने b, क्या बताए थे? a गुने b बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ, है ना? क्या बताए थे? एचसीएफ। तो देखो तो क्या करेंगे इस सबको हम, ये क्वेश्चन कितने आसानी से बना सकते हैं। बनेगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? क्या करे क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ा था ना, कह रहा है कि दो, क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना दिया है? 15। कितना दिया है? 15 दिया है। और लघुत्तम कितना दिया है? 105 दिया हुआ है। 105 दिया हुआ है। फिर क्या करें? प्रथम संख्या कितनी है? प्रथम संख्या है सर 5 है भैया, और दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो अब भी मैंने क्या बताया था? अब भी क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है सर। तो भाई बराबर होता है तो एक काम करो ना, पहला संख्या तो पता है तुमको कितना? 5 गुने बी। एलसीएम तो तुमको पता है 105 दिया हुआ है, और एचसीएफ भी पता है कितना? 15 दिया हुआ है। तो बी बराबर कितना होगा? 105 गुने 15/5। 5 दिया 15। अब तो गुना करने आता होगा। 5 दिया कितना? 15। 3 0 1 3, 315। दूसरी संख्या कितनी होगी? सर 315 होगी। तो 315 होगी तो बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कितना? 315 का है ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा बच्चा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सर अभी तो आप बताएं तो फिर क्या बोल रहे हैं? 315। अब तो इसी तरह क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है? तो देखो दो परिमेय संख्या है, सबको पता है ना?
दो में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, नहीं, एकदम नहीं है। ये देखो, दो दशमलव क्या क्या है, 2.23। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक पैटर्न है। बताए थे ना कि जब पैटर्न फॉलो करता है तो उसके ऊपर रेफरिंग लगाते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.23, 2.3, 2.3, है ना, इस तरह से बढ़ते रहेगा। यानी जब एक पैटर्न, दो संख्या क्या है, देखो दशमलव के बाद दो अंक एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार या रेफरिंग लगा हुआ है। और 22/7 क्या है, क्या है 22/7 भैया? 22/7 क्या है, इसको हम, ये पी वाई क्यू के रूप में है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अब यहाँ देखो 2.23, 2.3, 2.4, 2.5, कोई पैटर्न है इसका? कोई पैटर्न नहीं है सर, यानी ये एक क्या हो गया, परिमेय संख्या। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर 22/7 है ना, पाई का मान कितना होता है 22/7? बाबू लेकिन पाई का मान 22/7 हम कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे हमको वृत्त के चैप्टर में पढ़ते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम निकालना होता है, जहाँ पे क्या पढ़ना होता है बच्चे, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अंक गणित, क्या पढ़ रहे हैं, अंक गणित। और यहाँ पे हम पाई का मान दिया भी नहीं, 22/7 लिखा है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या बच जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना होगा। तो 144 का निकालो, 100 100 किसका, 44 का गुणनखंड किस किस को आता है, 144 निकालो। सर आता तो है हमको भी, तो निकालो ना। दो से करे कितना होगा, 7 दूना 14, 2 72, फिर दो से कितना बच्चे, सर 36, फिर दो से भाग करो 18, फिर दो से भाग करो कितना, 9, फिर कितना, 3 तिया 9। तो क्या पूछा है, गुणनखंड में 2 की घात, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 144 को क्या लिखेंगे बताओ, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने क्या, 3 गुने 3। देखो दो कितना है, 1 2 3 4 बार, तो दो के पावर कितना, 4, और तीन कितना है, 2 बार, तो 3 के पावर 2। यानी 144 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 गुने कितना, 3 के पावर 2। यानी 2 का पावर कितना है, देखो 2 का पावर 4, 2 का घात कितना हो गया, 4। एक ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, फिर करेंगे यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक क्या होगा, पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या होगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं कि क्या हो सकता है उस ऑप्शन में से। तो क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर, इधर लिखे, क्या कर रहे हैं बच्चे, चलो इधर लिख देते हैं। कहते हैं कि पी स्क्वायर एक सम संख्या है, क्या है, यह सम संख्या है। तो एक काम करते हैं, पी का मान ले लेते हैं एक। तो एक का स्क्वायर कितना है, ये क्या सम संख्या हुआ है, नहीं है, तो वो तो फॉल्स है। मतलब करते हैं, कितना लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, चलो इसका स्क्वायर सम है ना। फिर लिखते हैं 3, 3 का स्क्वायर क्या 9, ये भी नहीं होगा। चलो फिर लेते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 के बाद छोड़ दो, 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या कर रहा है कि यदि पी स्क्वायर सम है तो पी क्या होगा, ऑब्वियसली पी क्या होगा, कौन बताएगा पी क्या होगा, पी भी सम संख्या होगा, क्योंकि दो क्या है सम संख्या, देखो 4, यानी सम संख्या का वर्ग ही सम होता है ना। विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग कितना 49, है ना जी, 11 का वर्ग 121, 69। तो हमेशा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा सही, ऑप्शन नंबर कितना सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा सम संख्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को देखिए क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, देखो अब इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर या 5 नंबर में, शायद 3 नंबर में मे बी, या 5 नंबर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। एक तो अभी जो बताने जा रहे हैं, एक और कंसेप्ट है वहां से पूछता है, बाकी अभी जो मैंने आपको बताया वो 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा यहाँ से। अब जो है क्यों, जैसे एचसीएफ, दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम, यानी क्या करके आपको एक संख्या दे देगा, है ना, उसके एचसीएफ एलसीएम दे देगा, बोलेगा दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों संख्या दे देंगे, है ना, दो संख्या दिया रहेगा, उसका एलसीएम दिया रहेगा, लघुत्तम समावर्तक, बोलेगा एलसीएम ज्ञात करो। या हो सकता है कि दो संख्या दिया रहेगा, उसका एलसीएम दे देगा और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। या ऐसे हो सकता है कि आपका पहली संख्या दिया रहेगा, उसका एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा और दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा। मतलब ये जो चार जो चीज थे, चारों में से कोई तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज को ज्ञात करना होगा, है ना। मतलब हम क्या बोले
कि ए गुने बी बराबर एलसीएम ए बी का और गुने एचसीएफ ए बी का। मतलब है कि ये चार देखो, एक दो तीन चार, है ना, इस चारों में से कोई तीन चीज दिया रहेगा, आप कोई तीन चीज क्या रहेगा, दिया रहेगा, और एक चीज फाइंड करना हो तो आसानी से निकाल लेंगे। यदि मान चलो ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो बी निकल जाएगा। यदि बी दिया हुआ है और ए नहीं दिया हुआ है तो ए बी से भाग देंगे तो ए निकल जाएगा, है ना। यदि ये दोनों संख्या दिया हुआ है ना, और एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। सेम कहानी है कि भैया यदि एलसीएम दिया हुआ हो, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ हो और दो संख्याओं का गुणनफल हो, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए फिर वही कहानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग दो। लेकिन यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि बोलेगा कि भैया, है ना, एक तो आता है कि यूक्लिड के डिवीजन से, एक आता है कि अपरमेय संख्या प्रूव करने से, और एक आता है कि जो सम संख्याएं और विषम संख्याएं इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो ये तीन तरह की मेन क्वेश्चंस आते हैं। तो तीन तरह, चलो तीनों में से एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि जो हम लोगों को दिक्कत आगे ना करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं यूक्लिड के हिसाब से। किसके हिसाब से भैया, यूक्लिड साहब के हिसाब से, ठीक है। तो यूक्लिड के हिसाब से जब हम लोग करते हैं तो यूक्लिड का आता है, जैसे एक क्वेश्चन है, यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या था, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि बचपन में जो आपने एचसीएफ पढ़ा था, अब यहाँ पे एक और तरीका भैया तुमसे पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा सर, क्या पूछा जाएगा बता दो, बता रहा हूँ। पूछेगा कि जैसे एक एग्जांपल है कि 18 और 36, 18 और किसका भैया, 36 का, 18 सॉरी 30 लिख लो, 36 तो डायरेक्ट कट जाएगा, 18 और 30 का क्या ज्ञात करना है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें। किसके द्वारा, यूक्लिड, है ना, एल्गोरिथम, है ना, के द्वारा ज्ञात करें। यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 18 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले क्या करें, देखो इसको लिखने के स्टाइल समझते हैं। पहले एक रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं, रफ वर्क। और जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो ये चीज रफ में करना है, कि फिर सामने नहीं करना है, सामने करोगे तो नंबर कट जाएगा। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे दो संख्या 18 और 30 दिया हुआ है, तो छोटी कौन, 18 क्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो लिखेंगे कि 18 से भाग दिए किसमें, 30 में, स्टेप नंबर 1। तो कितना होगा, 18 का 18, कितना बच गया यहाँ पे, 12। तो बताओ, एक मैंने रूल बताया था कि यदि ए में बी से भाग देंगे और यहाँ पे क्यू मिलेगा, यहाँ पे आर मिलता है, तो हम क्या बोले थे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोले थे सर कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ये बोले थे ना सर। हाँ सर, ये बोले थे। एक और चीज बोले थे, क्या बेटा, कि भाई आर जो है ना, 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। बिल्कुल पकड़े हो बेटा। अब देखो करना क्या है,
जैसे ये लिखा ना तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 30 बराबर, देखो तो क्या था, यही था ना b गुने q, तो 18 गुने 1, 18 गुने 1 प्लस r, ये 12 प्लस 12, क्या इसको लिखेंगे 30 इक्वल टू 18 प्लस क्या 18 गुने 1 प्लस 12। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे जो हमारा क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे 30 बराबर 18 गुने 1 प्लस 12। यहाँ पे जो शेषफल बचा ना, अब ये शेषफल पुनः भाजक बन जाएगा, और भाज्य क्या होगा, तो इस 12 से फिर ये जो 18 है ना तुम्हारा, पहले जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, इसमें भाग देंगे, तो 12 का कितना 12 सर, इतना भी नहीं आता है, अरे नहीं आता है, क्या करे बच्चा। अब इसको क्या लिखोगे कि 12 बराबर कि नहीं, क्या लिखोगे भाज्य, है ना, यानी 18 बराबर ये 12 गुने 1 प्लस 6, बस यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखेंगे 18 बराबर 12 गुने 1 प्लस 6। अब क्या करेंगे, ये जो फिर 6 बच गया, इस 6 से इसमें 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12। अब इसको क्या लिखोगे 12 बराबर 6 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पे कितना आ गया 0, आया ना, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको 12 बराबर 6 गुने 2 प्लस 0। अच्छा अच्छा, किससे भाग दियो तो 0 आया है, लास्ट में किस संख्या से भाग दियो तो 0 आ गया, सर 6 से तो भाग दिए तो 0 आ गया शेषफल, भैया जैसे शेषफल 0, भाग गया रुक, भाग क्या हो गया, भाग रुक गया। अब क्या, तो यूक्लिड कहता है, क्या कहता है भाई साहब, जिस संख्या से भाग दिया और शेषफल 0 आया, यही संख्या तो हमारा एचसीएफ है, लघुत्तम समावर्तक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लघु सॉरी महत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम, लिखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ बराबर 6, है ना, यानी हमारा उत्तर आ गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, लिखने का क्या स्टाइल है, देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 18, यानी फर्स्ट स्टेप ये था, हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, मतलब तुमको आंसर में ऐसे लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये तो रफ वर्क होगा, इस पे नंबर मिलेगा। यानी देखो फर्स्ट स्टेप में जैसे लिखे हो तो ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारा भाजक था ये भाज्य बन गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये देखो ये इधर आ गया, फिर इसमें क्या है ये यहाँ पे आ गया और ये इधर आ गया, मतलब देख रहे हो कि हर अगला स्टेप में जो भाजक होता है वो भाज्य बनता है, और जो शेषफल है वो भाजक बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 200 135 और 225, 100 135 और 225 का क्या करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, किससे, गुणनखंड विधि से नहीं, किससे, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड का जो भाग का नियम है या डिवीजन एल्गोरिथम है, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, है ना, यानी यूक्लिड, यूक्लिड, है ना, भाग एल्गोरिथम, ठीक है ना, नियम से क्या करना है, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे एचसीएफ, बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो कैसे बताएगा बताओ, क्या बोले थे, सबसे पहले क्या करेंगे छोटी संख्या चूज करेंगे, तो हमारा छोटी संख्या कौन है, कौन सा छोटी संख्या, सर छोटी संख्या, तो देख लो ना आप 135 छोटा तो ऑब्वियसली 225 से होगा, तो क्या करेंगे 225 में क्या करेंगे, 225 में क्या करेंगे 135 से भाग देंगे, चलो भाग देते हैं 225 में 135 से भाग देते हैं, सर 135 गुना कितना होता है, सर 270, भाई साहब तो 270 हो गया तो बड़ा हो गया ना, इसका मतलब एक ही मर्तबा लगेगा, तो एक मर्तबा तो 135, चलो घटाओ, 0 12 से 3 गया 9, कितना बच गया 90, तो क्या लिखोगे इसको 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है हमारा भाजक, वो क्या बन जाता है भाज्य, यहाँ पे आ जाएगा 135 बराबर, और ये शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 90, है ना, गुने, अब क्या है 90 से 135 में भाग दो,
तो 90 से 135 में भाग देंगे तो कितना होगा? 90 दूना 180, यानी एक मरतबे लगा। तो कितना बच गया? 15 में से ये 5 हो गया, और ये कितना होगा? 13 में 3 से 9 हो गया 4, कितना बच गया? 45। एक मरतबे प्लस 45। अब फिर क्या? अब ये फिर इधर आ गया 90 बराबर, और ये 45 फिर यहाँ पे आ गया। अब ये 45 दूना कितना? 90 प्लस 0। भाई साहब किससे भाग दिया? 0 आ गया। सर देखो ना, 45 से भाग देने पर शेष पर 0 आता है। इसका मतलब क्या? सर एचसीएफ जो है ना, वो 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा। क्लियर है? तो मतलब इस तरह से हम लोग यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड का जो भाग का नियम है, भाग का जो एल्गोरिदम है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दो संख्याओं का महत्तम, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्त ज्ञात करते हैं। चलो उसमें और भी एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कर लेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो। और देखो, ये जो क्रैश कोर्स है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मैंने और जो मेरी टीम है, ये आप लोग की इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं सबको इसका जो है ना, मतलब बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग के फ्रेंड सर्कल में और भी जो क्लास 10 के बच्चे जो इस बार एपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप उनको शेयर करो, ताकि वो भी जो छूटे हुए पार्ट्स है, जो वो अभी तक कवर नहीं कर पाए, शॉर्ट टाइम में भी क्या करें क्या नहीं, तो साइंस और मैथ में बस ये, यदि आप 40 to 50 डेज क्लास सही से कर लेते हो, डे बाय डे हर स्टेप को फॉलो करते हो, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वीडियो में, और जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे या जो मैं टेस्ट लेता हूँ, कम से कम हमारा उम्मीद है कि आप लोग बेहतर नंबर्स लेके जरूर आ पाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।